नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी अनुवाद के बारे में। बीए फोर्थ सेमेस्टर में अगर आप हैं और हिंदी अनुवाद आपका सब्जेक्ट है तो 100 एमसीक्यूज आपको आज की वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हिंदी के फोर्थ सेमेस्टर में, यानी कि जब बीए के फोर्थ सेमेस्टर में होते हैं तो आपको हिंदी में हिंदी अनुवाद पढ़ना होता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, एमजे पी बरेली रोहिलखंड, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, प्रोफेसर अज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, माँ साकुम्भरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जन नायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय। इसके अलावा आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय, और भी तमाम प्रकार के डीडीयू का हो सकता है सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो जाए, ठीक है। और बाकी डीडीयू में भी यही प्रश्न पहले पूछे जाते थे, हिंदी अनुवाद ही हो सकता है, अब की बार कुछ और सिलेबस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को हम बताने का प्रयास करेंगे। तो हिंदी अनुवाद के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को चर्चा करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा, और हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उस पर प्रैक्टिस से और भी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो जहां पर PYQ लिखा हुआ मिले इसका मतलब होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये 2024-25 का यानी 25 यानी अगले साल का पेपर है, और अब की बार इसकी संभावना बहुत ज़्यादा पूछे, यानी कि 2026-27 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका पेपर है हिंदी अनुवाद का, ठीक है, सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका मित्रों, पहला क्वेश्चन आपका आ चुका मित्रों, क्या है? पहला क्वेश्चन आपका आ चुका, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। काउंसिल के लिए सही परिभाषित शब्द बताएं। काउंसिल के लिए सही परिभाषित शब्द इनमें से कौन सा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो काउंसिल का मतलब होता है परिषद, हिंदी में काउंसिल को परिषद कहते हैं। हिंदी अनुवाद में ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि डायरेक्टली पूछे जाएंगे, ठीक है। सरकारी और प्रशासनिक शब्दावलियों में काउंसिल का जो हिंदी मतलब होता है वो परिषद होता है, जैसे विधान परिषद, ठीक है, तो काउंसिल कहा जाएगा। पांचवा क्वेश्चन लगे हाथ देख लीजिए, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोली हैं, जबकि भोजपुरी, मगही और मैथिली ये 3 बोलियां बिहारी हिंदी की हैं। तो भोजपुरी जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं बल्कि बिहारी हिंदी की बोली है। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है कॉन्वेन के लिए हिंदी परिभाषित शब्द क्या होगा? बताएं। कॉन्वेन के लिए हिंदी में जो परिभाषित शब्द है वो होता है संयोजन, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संयोजन जो होता है, संयोजन का मतलब क्या होता है? बैठक या सभा को बुलाना, आयोजित करना, जिसे संयोजन या आहूत करना भी कहते हैं हिंदी में कभी कभी। छठा प्रश्न है, नायडा ने अनुवाद के कितने चरण बताए हैं? नायडा महोदय ने अनुवाद के 3 चरण बताए हैं। कितने चरण? 3 चरण बताए नायडा ने, किसके अनुवाद के? ठीक है, यूजीन नायडा इनका पूरा नाम है। इन्होंने अनुवाद प्रक्रिया के 3 मुख्य चरण बताए हैं। पहला है विश्लेषण यानी एनालिसिस किया जाएगा, जो पाठ होगा। दूसरा होता है अंतरण, ट्रांसफर किया जाएगा दूसरी भाषा में। और तीसरा हो जाएगा पुनर्गठन, ठीक है। इस तरीके से 3 चरणों से अनुवाद की प्रक्रिया जो होती है गुजरती है। क्लियर? आगे देखते हैं, यहीं पर 7वां क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। अनुवाद का क्षेत्र है, देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में भी अनुवाद का प्रयोग होता है, शिक्षा जगत में भी होता है, और ज्ञानात्मक साहित्य में भी होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन, उपरोक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। अनुवाद का क्षेत्र ये सभी होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मिथक का अर्थ क्या होता है? मिथक का अर्थ क्या होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मिथक का मतलब होता है क्या? गप, कपोल कल्पना, या कपोल क्या? कपोल कथा। मिथक का मतलब ये सब होता है। मिथ जो होता है उसके अंतर्गत गप हो गया, कपोल करना, कपोल कल्पना, ठीक है, पुरानी कथाएं, ये सब शामिल हो जाती हैं, जो लोक विश्वास पर आधारित है, सत्य नहीं होती है, लेकिन हाँ लोक विश्वास पर होती हैं, उसको मिथोलॉजी या मिथक कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखें, चौथा नंबर प्रश्न आपका आ चुका, आईबीएम अनुवाद प्रबंधन का निर्माण किस वर्ष हुआ? आईबीएम, आईबीएम जो है अनुवाद प्रबंधन का निर्माण 1931 में हुआ है। 1931 ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आईबीएम ने मशीनी अनुवाद और डेटा प्रबंधन की दिशा में शुरुआती शोध कार्य इसी समय के आसपास शुरू हुआ था, 1931 के, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 8वां क्वेश्चन से बहुभाषिक समाज की सहज आवश्यकता है।
बहुभाषिक समाज की सहज आवश्यकता होती है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा जो होती है वो एक प्रकार से जहाँ जहाँ पर बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ पर आपसी बातचीत के लिए एक संपर्क भाषा यानी लिंक लैंग्वेज होती है, जो सभी लोग उसको जानते हैं। ठीक है, तो संपर्क भाषा वही होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय भाषा को नेशनल लैंग्वेज कहते हैं, भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, राजकीय भाषा जिसको आप कह सकते हैं हिंदी भारत की है। ठीक है, राजकीय भाषा है। ठीक है, अगला ट्रांस का अर्थ क्या होता है? ट्रांस का हिंदी मतलब, ट्रांस का मतलब होता है उस पार ले जाना। उस पार ले जाना जो होता है ट्रांस का मतलब होता है। ठीक है, ट्रांसलेशन में ट्रांस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मूल अर्थ होता है अक्रॉस, यानी कि एक पार से दूसरी पार ले जाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उस पार ले जाना। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन से वेदों की संख्या है, तो वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा, प्रारंभिक अवस्था में ले जाना या आरंभिक अवस्था में ले जाना, ये दोनों ट्रांस का मतलब नहीं होता, उस पार ले जाना। इसका सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है अनुवाद की अवधारणाओं के मत हैं। अनुवाद की अवधारणाओं की अगर बात की तो इसके 2 मत हैं। पाश्चात्य मत है जो पश्चिम के विचारक हैं उन्होंने दिया, भारतीय मत भारतीयों ने दिया। सी ऑप्शन लगा दीजिएगा इसका। अनुवाद को समझने के लिए वेस्टर्न एंड इंडियन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू प्रचलित है, दोनों दृष्टिकोण प्रचलित हैं। 14 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। निम्न में से प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त ध्वनि, संयुक्त ध्वनि इनमें से कौन सी है? संयुक्त जो व्यंजन है इनमें से वो कौन सा हो जाएगा? देखिए, आपका खा जो है ये संयुक्त नहीं है, ना तो आपका पा है और ना ही आपका सा है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा छत, यानी कि ये आपका जो है छा जो होता है ये एक संयुक्त व्यंजन होता है। ये का आधा का और जो षटकोण वाला सा होता है आधा, इससे मिलकर के तब जाकर के ये छा का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसीलिए संयुक्त व्यंजन है और संयुक्त ध्वनि भी है। क्लियर, व्यंजन यानी ध्वनि, करेक्ट आंसर इसका यही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन से देख लीजिए, श्रीमद् भगवत गीता में अध्यायों की संख्या कितनी है? श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। कितने अध्याय बेटा? 18 अध्याय हैं और लगभग में 700 के आसपास श्लोक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुवाद करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? अनुवाद करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है बेटा? फटाफट से आप बताएंगे। अनुवाद करने वाले व्यक्ति को अनुवादक कहा जाता है। जो व्यक्ति एक भाषा के विचार को दूसरी भाषा में बदलता है उसको ट्रांसलेटर अंग्रेजी में, हिंदी में अनुवादक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर, थियारस शब्द का हिंदी मतलब बताएं, थियारस शब्द का किस भाषा से लिया गया? थियारस शब्द, थियारस माने होता है कोष, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका मतलब कोष या खजाना। ठीक है, थियारस शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 17 नंबर, थियारस शब्द का अर्थ क्या होता है? थियारस का अर्थ होता है, ठीक है, ये अर्थ होता है कोष, संग्रह या भंडार, तीनों अर्थ थियारस का होता है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। ठीक है, कोष माने खजाना या भंडार, जहां पर ये समानार्थी शब्द तमाम सारे लिखे हुए हैं, तो इसका 17 का डी ऑप्शन लग जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, किस मुगल शासक ने प्राचीन ग्रंथों का अरबी और फारसी में अनुवाद के लिए एक स्वतंत्र विभाग स्थापित करवाया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो किस मुगल शासक ने प्राचीन ग्रंथों का अरबी और फारसी में अनुवाद के लिए एक स्वतंत्र विभाग स्थापित कराया था? तो वो थे अकबर। ठीक है, अकबर ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर ने मकतब खाना यानी अनुवाद विभाग की स्थापना करी थी ताकि संस्कृत के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया जा सके। ठीक है, चले, इसका पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे कोर्स से ज्वाइन होने के लिए आप जुड़ सकते हैं मात्र 100 रुपये खर्च करके। आपको सीरीज और किताब कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा। 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हैं अपने सेमेस्टर के भी नाम लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे आप इतना लिख करके भेजेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपीज़ फीस जमा कर देने हैं। जैसे ही आप फीस 100 रुपये जमा करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा, मतलब कि 100 रुपये फीस जमा करेंगे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। गर्ल्स ग्रुप, बॉयज़ ग्रुप अलग अलग है, कोई इशू नहीं है। और उसी में आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलते रहेंगे। और इंपॉर्टेंट सबसे बात यह है कि आपको यूट्यूब पर भी वीडियोज़ मिल जाएंगे, लेकिन जो पीडीएफ नोट्स होगा और आपकी बार ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव के कम से कम 5 प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी, यानी 500 क्वेश्चन की श्रृंखला विथ आंसर सीट आपको मिलेगी। ठीक है, आंसर भी आपको कहीं पर खोजना नहीं पड़ेगा। आप बढ़िया तरीके से उसकी प्रैक्टिस करके आप परीक्षा में जाएंगे, सारे क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, एक भी क्वेश्चंस आपका बाहर से नहीं पूछा जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आप 4th सेमेस्टर
और 5th सेमेस्टर का एक साथ ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए फीस में कमी कर दी जाएगी, यानी कि जो फीस 200 रुपये की हो जाती है, 2 सेमेस्टर की फीस कितनी 200 रुपये, लेकिन वो मात्र 150 रुपये कर दी जाएगी, यानी कि 2 सेमेस्टर का एक साल लेने पर मात्र 150 रुपये फीस में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का, किसी एक सब्जेक्ट का नहीं। को करिकुलर भी साथ में रहेगा आपके, यानी कि को करिकुलर का भी मिल जाएगा और बाकी मेजर माइनर सारे सब्जेक्ट के आपको मिल ही जाएंगे। वैसे 4th सेमेस्टर में माइनर का होगा नहीं और ना ही 5th में होगा। अब पूरे बीए में आपका माइनर का पेपर होगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा, ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। जिसमें आपको जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा, सभी यूनिवर्सिटी के लिए होगा चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं, तीव्र गति से, बारीकी के साथ, सरल भाषा में समझते हुए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय। 18 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, मूल कृति के प्रत्येक शब्द के लिए शब्द रखने के कारण शाब्दिक अनुवाद का पर्याय है। मूल कृति के प्रत्येक शब्द के लिए शब्द रखने के कारण शाब्दिक अनुवाद का पर्याय होता है, वो होता है आपका स्थानापन्न अनुवाद और कोशगत अनुवाद, दोनों होता है। इसका सी ऑप्शन लगा दीजिएगा, दोनों करेक्ट आंसर होगा। शाब्दिक अनुवाद में शब्दों का ज्यों का त्यों बदला जाता है, इसीलिए इसे स्थापन या कोशगत अनुवाद भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन से, अनेक भाषाओं का दूसरी भाषाओं में मशीनी अनुवाद संभव हो पाया है, बताएं। 22 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अनेक भाषाओं का दूसरी भाषाओं में मशीनी अनुवाद संभव हो पाया है, किसके द्वारा? कंप्यूटर के द्वारा और सॉफ्टवेयर, बिल्कुल दोनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए लगे हाथ। अनुवाद का क्या महत्व है? सामाजिक महत्व भी है, शैक्षणिक महत्व भी है और ज्ञानात्मक महत्व भी अनुवाद का रहा है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी महत्व इसका रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन से, अनुवाद क्रिया तो एक जीवंत खोज है, अतीत और वर्तमान दो संस्कृतियों के लिए निरंतर बहती ऊर्जा की धारा है। अनुवाद की यह परिभाषा किसने दी है? अनुवाद को किसने कहा? क्या कहा अनुवाद को भैया? अनुवाद के बारे में कथन किसने कहा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 19 नंबर बताएं। अनुवाद क्रिया तो एक जीवंत खोज है, अतीत और वर्तमान दो संस्कृतियों के लिए निरंतर बहती ऊर्जा की धारा है। इस कथन को कहा था किसने? जॉर्ज स्पाइनर नाम के एक विद्वान है, उन्होंने कहा था। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जॉर्ज स्टाइनर जो हैं, इन्होंने अनुवाद को संस्कृतियों के बीच ऊर्जा का प्रवाह माना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 24, यहाँ पर आप देख लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन है। रिडल ऑफ द यूनिवर्स पुस्तक के लेखक, रिडल ऑफ द यूनिवर्स पुस्तक को लिखा है हैकल साहब ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्नेस्ट हैकल ने प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है द रिडल ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, विषय के आधार पर अनुवाद का वर्गीकरण, विषय के आधार पर अनुवाद का वर्गीकरण जो होता है, साहित्यिक अनुवाद, तकनीकी अनुवाद और विधिक अनुवाद, ये तीनों अनुवाद होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, लोकमान्य तिलक ने गीता का अनुवाद किस शैली में किया है? तो लोकमान्य तिलक जी ने गीता का अनुवाद व्याख्या अनुवाद किया है, उसका नहीं व्याख्यात्मक शैली में किया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिलक जी ने गीता रहस्य में श्लोकों की विस्तृत व्याख्या और कर्म योग का प्रतिपादन किया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, बैलेंस शीट का अर्थ क्या है? बैलेंस शीट मतलब होता है तुलन पत्र। बैलेंस शीट को अंग्रेजी में बैलेंस शीट और हिंदी में तुलन पत्र के नाम से जाना जाता है। तुलन पत्र की अगर बात की जाए तो वाणिज्यिक भाषा में तुलन पत्र या आतुलन पत्र होता है टर्म, ठीक है, तो वही उसकी अंग्रेजी बैलेंस शीट होती है। 26 नंबर क्वेश्चन से, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने अनुवाद प्रक्रिया के कितने सोपान बताए हैं? तो भोलानाथ तिवारी जी ने अनुवाद प्रक्रिया के 5 सोपान बताए हैं। कितने सोपान? 5 सोपान बताए हैं, ठीक है। पहला होता है आपका बोध, दूसरा है विश्लेषण, तीसरा है अंतरण, चौथा है पुनर्गठन और पांचवा है तुलना। इस तरीके से ये एक प्रकार मतलब अन्य जो अनुवाद है उससे तुलना की जाना। पहला है कि पहले चीज़ों को पढ़ें, जिसका अनुवाद करना उस चीज़ को पढ़ लें, फिर उसका विश्लेषण कर लें, समझ लें, फिर उसको अंतरण कर लें, ठीक है, और फिर दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर लें, पुनर्गठन कर लें और फिर तुलना कर लें कि भाई अनुवाद हमारा मूल भाषा से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस तरीके से 5 सोपानों में बांटा है। 30 नंबर क्वेश्चन से, अनुवाद की सबसे पहली शर्त क्या है? अनुवाद की सबसे पहली शर्त होती है कि कम से कम 2 भाषा का ज्ञान एक अनुवाद में होना चाहिए। कम से कम 2 भाषा का ज्ञान। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुवाद के लिए एक स्रोत भाषा और दूसरी लक्ष्य भाषा, इन दोनों का ज्ञान एक अनुवादक को जरूरी होना चाहिए। 31 नंबर क्वेश्चन से, अनुवाद की मूल इकाई, अनुवाद की मूल इकाई वाक्य होती है। अनुवाद की मूल इकाई शब्द नहीं होती है, अनुवाद की मूल इकाई वाक्य होती है,
ठीक है, क्योंकि अनुवाद जो होता है अक्सर शब्द दर शब्द ना होकर के वाक्य के स्तर पर होता है, क्योंकि वाक्य का स्पष्ट अर्थ निकलता है। ठीक है, कुछ संदर्भ में पाठ या शब्द भी माना जाता है, लेकिन इसका जो मानक उत्तर होगा, जो सही उत्तर होगा, यूनिवर्सिटीज मानेंगी, वो बी ऑप्शन मानेंगी। ठीक है, अक्षर और शब्द का अर्थ नहीं देखा जाता, शब्दानुवाद जरूर होता तो उसमें इस शब्द का अर्थ देखा जाता है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक शब्द का अनुवाद नहीं किया जाता है। जैसे कि हम लिखेंगे राम आम खाता है, तो हर का अनुवाद नहीं, राम ईट्स मैंगो लिखा जाएगा वहां पर। ठीक है, तो यानी कि वह एक प्रकार से पूरे वाक्य को समझा जाएगा, उस वाक्य का मतलब क्या है उसके आधार पर तब अनुवाद किया जाएगा, ना कि शब्दों के आधार पर। 27 नंबर, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 जुलाई 1800 ईस्वी को लॉर्ड बेलेजली ने इसकी स्थापना करवाई थी। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, जिस भाषा में अनुवाद करते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस भाषा में अनुवाद करते हैं, जिस भाषा में अनुवाद करते हैं बेटा, उस भाषा को लक्ष्य भाषा, और जिस भाषा का अनुवाद करते हैं उस भाषा को स्रोत भाषा कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी स्रोत भाषा जिस भाषा का अनुवाद करना है, जिस भाषा में अनुवाद करना है वो लक्ष्य भाषा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर, दुभाषिया शब्द का अर्थ, मूल अर्थ क्या होता है? दुभाषिया शब्द का मतलब होता है दो भाषाओं को जानने वाला। दो माने दो, भाषिया माने भाषा, बोलने या जानने वाला। ठीक है, यानी कि अनुवाद में एक प्रकार से बड़ी भूमिका रहती है इन लोगों की। ठीक है, इंटरप्रेटेटर कहा जाता है अंग्रेजी में इसको, दुभाषिया को। दो भाषाओं को जानते हैं, जैसे कोई दो भाषा के लोग, हिंदी का एक व्यक्ति एक अंग्रेजी का है। ठीक है, तो वो दोनों लोग आपस में बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक व्यक्ति ऐसा होगा जो हिंदी को भी जानेगा, अंग्रेजी को भी जानेगा, उसी को दुभाषिया कहते हैं। तो दो भाषाओं को जानने वाला दुभाषिया, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन से, जिस भाषा में बात कही गई है उसे कहते हैं। जिस भाषा में बात कही गई है, जिस भाषा में बात कही गई है उस भाषा को स्रोत भाषा कहते हैं। ठीक है, जिस भाषा में, यानी जिस मूल भाषा से अनुवाद शुरू होता है उसे सोर्स लैंग्वेज या स्रोत भाषा कहते हैं। जिस भाषा में अनुवाद होता है उस भाषा को लक्ष्य भाषा कहा जाता है। 33 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी के सेक्शन, अप्रूवल, परमिशन, इश्यू का क्रमशः हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? अब इसमें देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, इनमें से अंग्रेजी के सैंक्शन, सैंक्शन को एक प्रकार से क्या बोलते हैं? स्वीकृति। सैंक्शन का मतलब होता है स्वीकृति, तो पहले ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ठीक है, चले। अप्रूवल का मतलब क्या होता है बेटा? अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन। अनुमोदन भी ऑप्शन नंबर ए में दिया है, अनुमोदन। ठीक है, यानी अनुमति वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, निर्गम गलत। अनुमोदन ये तो सही है, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। ठीक है, अब आगे है परिसीमन। परिसीमन मतलब क्या होता है बेटा? परिसीमन माने क्या होता है? सॉरी, परमिशन, परसीमन कर रहा हूँ, परमिशन। परमिशन माने अनुमति, बिल्कुल इसका ये सही होगा, तो यानी कि ये भी गलत हो जाएगा आपका। और इश्यू का मतलब क्या होता है? निर्गम। ठीक है, इस तरीके से आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इश्यू का मतलब निर्गम, यानी कि जारी करना। निर्गम माने क्या होता है? किसी चीज को जारी करना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 33 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन माने स्वीकृति, अप्रूवल माने अनुमोदन, परसीमन परमिशन माने अनुमति, और इश्यू माने होता है निर्गम, यानी जारी करना। 34 नंबर क्वेश्चन से, संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया, पहले 14 भाषा ही शामिल थी। 38 नंबर क्वेश्चन से, कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से? बताएं कौन सा सुमेलित नहीं है, फटाफट से आप बताएंगे। 38 नंबर कौन सा सुमेलित नहीं है? देखें, मर्चेंट ऑफ वेनिस, दुर्लभ बंधु ने इसका अनुवाद किया है, बिल्कुल किया है, सही बात है। ठीक है, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के नाम से अनुवाद किया गया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पाखंड विडंबन, प्रबोध प्रबोध चंद्रोदय के नाम से इसका अनुवाद किया गया है, बिल्कुल ठीक बात है। विद्या सुंदर रत्नावली के नाम से नहीं है। विद्या सुंदर भारतेंदु हरिचंद का अनुवादित नाटक है, जबकि रत्नावली जो है एक अलग रचना है। ये रत्नावली जो है एक अलग रचना है, और विद्या सुंदर अलग रचना है। ठीक है, ये एक दूसरे का अनुवाद नहीं। बाकी मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद हुआ है। ये सब मुद्रा राक्षस का मुद्रा राक्षस नाम से, पाखंड विखंडन का प्रबोध चंद्रोदय नाम से अनुवाद किया गया है, जबकि इसका नहीं किया गया, तो इसका डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। तो इनमें से यही सुमेलित नहीं, बाकी सब हैं। चलिए, 39 नंबर क्वेश्चन से, कल्पना का आनंद किसके द्वारा ऐसे आन इमेजिनेशन का किया हुआ हिंदी अनुवाद है? बताएं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कल्पना का आनंद किसके द्वारा यस ऐसे आन इमेजिनेशन का किया हुआ हिंदी अनुवाद है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने यस्से आन इमेजिनेशन को कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद किया था, कल्पना का आनंद नाम से। ठीक है, जोसेफ एडिसन की रचना है ये। ठीक है, कौन सी? यस्से आन इमेजिनेशन। जोसेफ एडिसन की रचना को हिंदी में कल्पना के आनंद के नाम से अनुदित किया था किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने।
ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? केंद्रीय हिंदी निदेशालय, इसकी स्थापना 1 मार्च 1960 को की गई थी। 1 मार्च 1960 ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आयोग की स्थापना तकनीकी शब्दों के मानकीकरण के लिए करी गई थी। ठीक है, 1 मिनट, प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? हाँ बिल्कुल, 1 मार्च केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में हुई है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 40 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न, पुनरीक्षण की प्रक्रिया संपन्न करने वाला व्यक्ति कहलाता है। फटाफट से आप बताएं, पुनरीक्षण की प्रक्रिया संपन्न करने वाले व्यक्ति को पुनरीक्षक कहा जाता है। पुनरीक्षक ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अनुवाद क्या सही है क्या गलत है उसको जांच करता है और फिर सही करता है उन चीज़ों को जो गलतियां हुई हैं, उसको पुनरीक्षक कहा जाता है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग जो बना है 1961 में बना है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, 1961 में बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है भैया 37 नंबर, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, उसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर, एक मूल पाठ एवं एकाधिक अनुवादों को आधार बनाया जाता है। 41 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। एक मूल पाठ एवं एकाधिक अनुवादों को आधार बनाया जाता है तुलनात्मक समीक्षा में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, तुलनात्मक समीक्षा में। ठीक है, जो अनुवाद की जांच या रीचेकिंग करता है उसी को पुनरीक्षक कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और तुलनात्मक समीक्षा में एक ही मूल पाठ के अलग अलग अनुवादों की तुलना करके उसकी क्वालिटी को जांचा जाता है, उसकी गुणवत्ता की जांच करी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 42 नंबर प्रश्न है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 42 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपका क्या आ चुका बेटा? 42 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका 42 नंबर क्या कह रहा है आपसे? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रश्न है, किसी काव्य रचना का गद्य, पद्य या मुक्त छंद में अनुवाद करना क्या कहलाता है? तो किसी भी काव्य रचना का गद्य में, पद्य में या छंद में, मुक्त छंद में आप अनुवाद करें, किसी भी चीज में अनुवाद करें आप काव्य रचना का, उसको काव्य अनुवाद ही कहा जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है, पारिभाषिक तथा सामान्य दोनों अर्थों में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं? बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 46 नंबर, पारिभाषिक तथा सामान्य दोनों अर्थों में प्रयुक्त शब्दों को हम लोग अर्ध पारिभाषिक शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आम बोलचाल में भी चलते रहते हैं और किसी विशेष क्षेत्र में तकनीकी अर्थ भी दे देते हैं, उसको अर्ध पारिभाषिक शब्द कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, मशीनी अनुवाद का सबसे बड़ा लाभ अनुवादक को क्या होता है? 47 नंबर, देखें इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों भाषा में पारंगत होने की आवश्यकता है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मशीन अनुवाद का सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि दोनों भाषा में पारंगत होने की आवश्यकता है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन से, नाटक नाटक का अनुवाद आदि, नाटक का अनुवाद यदि काव्य या कहानी के रूप में होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो नाटक का अनुवाद जो है नाटक का अनुवाद यदि कहानी या काव्य के रूप में होता है तो उसको रूपांतरण कहा जाता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब एक साहित्यिक विधा जैसे नाटक को दूसरी विधा जैसे कहानी में बदला जाए, ठीक है, या उपन्यास में बदला जाए नाटक को, तो उसको एडाप्टेशन बोला जाता है, रूपांतरण कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लाइट ऑफ एशिया का हिंदी में अनुवाद किया है बुद्ध चरित के नाम से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को ही कहते हैं। ठीक है, एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक है लाइट ऑफ एशिया, उसका हिंदी में अनुवाद किया है। ठीक है, शुक्ल जी ने ब्रज भाषा काव्य में बुद्ध चरित नाम से। क्लियर, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 48 नंबर देखेंगे, अनुवाद पत्रिका कहाँ से निकलती है? अनुवाद पत्रिका निकलती है बेटा नई दिल्ली से, भारतीय अनुवाद परिषद नई दिल्ली से अनुवाद नामक त्रैमासिक यानी 3 महीने पर यह पत्रिका प्रकाशित होती है, वो निकलती है कहाँ से? न्यू दिल्ली से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे शब्दों का नाम बताइए जो सामान्य व्यवहार की भाषा में शब्द ना होकर के ज्ञान के ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के शब्द हैं। इनमें से 45 नंबर बताएंगे फटाफट से। तो ऐसे शब्द का नाम बताइए जो सामान्य व्यवहार की भाषा से के शब्द ना होकर के ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के शब्द होते हैं, उन शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। टेक्निकल जो है वर्ड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, तकनीकी शब्दावली। अच्छे अनुवादक की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, मतलब क्या गुण नहीं है? 49 नंबर,
अच्छे अनुवादक के गुण इनमें से कौन सा नहीं, फटाफट से आप बताएंगे। तो अच्छे अनुवादक का गुण इनमें से देखिए, स्रोत भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए उसको, लक्ष्य भाषा का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, विषय वस्तु का भी उसको ज्ञान होना चाहिए। तीनों भी चीजें ये गुण उसके होते हैं। जबकि शास्त्र का ज्ञान जो है उस तो उतना जरूरी नहीं होता जितना एक प्रकार से इन तीनों का ज्ञान होना जरूरी होता है। तो 49 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, यदि किसी भाषा में लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है तब उसका अनुवाद करते समय हम किस तरह के कोष को प्रयोग करेंगे। 50 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न, यदि किसी भाषा में लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है तब उसका अनुवाद करते समय हम किस तरह के कोष का प्रयोग करेंगे। तो हम मुहावरा कोष का प्रयोग करेंगे। किस कोष का बेटा, मुहावरा कोष का प्रयोग करेंगे। ये बात आप ध्यान रखिए, मुहावरा कोष ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुहावरा कोष। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 54 नंबर प्रश्न है, सी डेक पुणे ने कौन सा अनुवाद के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है। 54 नंबर बताएंगे, फटाफट से आप बताएंगे। सी डेक पुणे ने कौन सा अनुवाद के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है। तो मंत्रा, मंत्रा के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीडेक ने मंत्रा नामक सॉफ्टवेयर राजभाषा विभाग के लिए विकसित किया जो प्रशासनिक अनुवाद में सहायता करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले, 55 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में सुमेलित कौन सा नहीं है, 55 नंबर बताएंगे। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, देखें, हाल का मतलब साला, बिल्कुल सही बात है, हाल का मतलब साला, ठीक है। ठीक है, हाल्ट का मतलब चलना, हाल्ट का मतलब चलना होता है क्या, हाल्ट का अर्थ होता है रुकना या ठहराव होना, चलना नहीं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। वाक माने चलना होता है, हाल्ट माने रुकना होता है, ये गलत है। आइडिया माने विचार, बिल्कुल सही है। एडोक, एडहोक माने होता है तदर्थ, बिल्कुल ठीक बात है। यानी इसका हाल माने साला, ठीक है, हाल्ट माने चलना नहीं, हाल्ट माने रुकना, तो ये गलत हो जाएगा आपका, यानी कि बी ऑप्शन ही गलत है, बाकी तीनों सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 51 नंबर, पुस्तक अनुवाद के विविध आयाम, अनुवाद के विविध आयाम पुस्तक किसने लिखा है। तो अनुवाद के विविध आयाम नाम की पुस्तक को लिखा है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न भैया 56 नंबर, अनुवाद, कार्यालयीय अनुवाद के संबंध में क्या सत्य है। कार्यालयीय अनुवाद के बारे में सत्य इनमें से कौन सा है। देखें, यह अविधा प्रधान होती, बिल्कुल कार्यालयीय अनुवाद हमेशा से जो बातें अनुवाद में लिखी उसका एग्जैक्ट अनुवाद करना होता है। ठीक है, लक्षण प्रधान नहीं, व्यंग प्रधान नहीं, लक्षार्थ प्रधान नहीं, ये सब चीजें नहीं होती हैं, अविधा प्रधान चीजें होती कार्यालय हिंदी में, चूंकि कार्यालय हिंदी में जो चीजें लिखी उसका वही अर्थ होता है। क्लियर, आगे देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न, अनुवाद विज्ञान के लेखक हैं। अनुवाद विज्ञान नाम की पुस्तक को लिखा है, ये पुस्तक भी भोलानाथ तिवारी की ही पुस्तक है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, भोलानाथ तिवारी की ही पुस्तक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में उपभाषा कितनी है। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। 18 बोलियां हैं, हिंदी की 18 बोलियां हैं और 5 उपभाषाएं हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो 53 नंबर प्रश्न है, देवनागरी ए का रोमन में लिप्यांतरण क्या होगा। अगर देवनागरी के ए का रोमन में हम लिप्यांतरण करेंगे तो क्या इसका हो जाएगा ए आई। ठीक है, ए आई, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, ए। ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऐसे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, हम लिखते हैं मैनाक। अब मैनाक हम लिखते हैं तो मैनाक कैसे लिखेंगे, यम ए आई। ठीक है, तो ए आई लिखते हैं ना इसके मात्रा के स्थान पर। ठीक है, तो ये आपका होता है मैनाक। क्लियर, यहाँ पर ए आता है, दो मतलब की दो मात्रा लगती है ए में, एक होता है ए वाला, तो ए वाले में केवल ई लिख देंगे तब चल जाएगा। ठीक है, एक में, लेकिन ए में क्या करेंगे, इसमें ए और आई लगता है तब जाकर के बनता है। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 58 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं। हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं और कितनी उपभाषाएं हैं, तो 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, अनुवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अनुवाद शब्द का अर्थ होता है पुनः कथन या दोबारा से कहना, सी ऑप्शन लगा दीजिएगा, उपरोक्त तो दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 नंबर का, बिल्कुल। ठीक है, अगला 63 नंबर क्वेश्चन से, निघंटू है। निघंटू क्या होता है बेटा, निघंटू, निघंटू जो है शब्दकोश है एक प्रकार का। निघंटू क्या है, एक डिक्शनरी है बेटा निघंटू। ठीक है, प्राचीन वैदिक शब्दों का संग्रह है, शब्दकोश है, डिक्शनरी है जो प्राचीन वैदिक शब्दों को उसका अर्थ को बताने के लिए जाना जाता है। ठीक है, संसार का सबसे प्राचीन शब्दकोश माना जाता है निघंटू को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 60 नंबर क्वेश्चन है,
प्रश्न है, अनुवाद शब्द संस्कृत की किस धातु से विकसित शब्द है? 60 नंबर। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 60 नंबर, अनुवाद शब्द संस्कृत की किस धातु से विकसित शब्द है? तो वध धातु से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वध धातु का अर्थ होता है बोलना। इसमें आ प्रत्यय और अन उपसर्ग लगा करके अनुवाद शब्द बनता है, जिसका मतलब तो दोबारा से कहना। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा इनमें से? हिंदी शब्दकोश की अगर बात की है, सबसे पहले कौन शब्द आएगा बेटा? सबसे पहले इसमें से अंक आएगा, चूंकि एक प्रकार से हिंदी शब्दकोश के अनुसार जो होता है, जो अंग वाला ये बिंदी वाला चीज होती है और चंद्र बिंदु, ये सबसे पहले वर्ण यही इन्हीं आते हैं। अंग, वर्ण और आ से पहले अंग आ जाता है हिंदी वर्ण वाला में, अगर आप डिक्शनरी बनाएंगे तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन से, अनुवाद शब्द किस भाषा से संबंधित है? 61 नंबर, अनुवाद शब्द की अगर बात की जाए बेटा, अनुवाद शब्द जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत व्याकरण के नियमों से अनु, वद और घने प्रत्यय लगा करके बनती है। ठीक है। अनु जो है उपसर्ग लगता है, वद धातु है ये। ठीक है। और प्लस में आपका घे प्रत्यय लगा करके ये बनता है। ठीक है। ये घे प्रत्यय लग करके तब जा करके अनुवाद शब्द आपका कुल मिलाकर के बनता है। ये बात ध्यान रखें, संस्कृत का शब्द है। 65 नंबर पर से, हिंदी शब्दकोश में क्रम, शब्द क्रम होते हैं, बताएं। फटाफट से बताएंगे। 65 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में शब्द क्रम होते हैं तो अनुस्वार होते हैं। अनुस्वार ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि ऊपर बताया गया कि शब्दकोश की शुरुआत स्वर से सबसे पहले किससे करते हैं? अनुस्वार से करते हैं। अनुस्वार यानी अंग और आहा से करते हैं। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन से, अनुवाद के लिए कम से कम कितनी भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य होता है? 62 नंबर, बताएं। अनुवाद के लिए कम से कम आपको 2 भाषाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। जिस भाषा का अनुवाद करना और जिस भाषा में अनुवाद करना, दोनों भाषाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन से, निरुक्त किस भाषा का शब्दकोश है? निरुक्त, निरुक्त संस्कृत भाषा का शब्दकोश है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। महर्षि यास्क के द्वारा रचित निरुक्त संस्कृत भाषा के कठिन शब्दों की व्याख्या करता है और शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, वर्णों की, इसके बारे में बढ़िया जानकारी देता है। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन से आप देख लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन से प्रश्न है, एक ही भाषा में शब्दों के पर्यायों, संबंध शब्दों तथा रूपों की सूचना जिसमें होती है उसे क्या कहते हैं? एक ही भाषा के शब्दों के पर्यायों, शब्द संबंध शब्दों तथा रूपों की सूचना जिसमें होती है उसे थियारस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, थियारस। थियारस एक शब्दकोश होता है जहां पर्यायवाची और विलोम शब्दों का एक व्यवस्थित संग्रह होता है, उसी को थियारस कहते हैं। 71 नंबर, अनुवाद का प्रकार है। शब्द अनुवाद भी अनुवाद का प्रकार है, भाव अनुवाद भी और सार अनुवाद भी, ये तीनों अनुवाद के ही प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा 71 का। 72 नंबर भी देख लीजिए लगे हाथ, अनुवाद का क्षेत्र सामान्य भी है, संकुचित भी है और विस्तृत भी होता है। सो एक मिनट, अनुवाद का क्षेत्र इनमें से क्या हो जाएगा बेटा? अनुवाद का क्षेत्र जो हो जाएगा, अनुवाद का क्षेत्र पूछा गया ना 72 नंबर, बिल्कुल। अनुवाद का क्षेत्र जो होता है, आज के युग में अनुवाद का दायरा सामान्य व्यवहार से लेकर के साहित्य के ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी सभी क्षेत्रों तक फैल चुका है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन से, गलत कथन छांटिए इनमें से, गलत कथन इनमें से छांटिए, फटाफट से आप छांटने का प्रयास करेंगे। देखिए, अनुवाद की इकाई शब्द है, अनुवाद की इकाई शब्द होती नहीं, अनुवाद की इकाई वाक्य होती है, क्योंकि अनुवाद की इकाई वाक्य या पाठ से शुरू होती है, ना कि शब्द से। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। अनुवाद की इकाई अर्थ है, अनुवाद की इकाई अर्थ हो सकती है, बिल्कुल। अनुवाद की पहली शर्त द्विभाषिक होना, बिल्कुल ठीक बात है। अनुवाद स्रोत भाषा का होता है, बिल्कुल स्रोत भाषा का होता है लक्ष्य भाषा में, यानी कि बी सी डी बिल्कुल सही है। ए वाला ऑप्शन यही गलत है, तो 68 का ए लगा दीजिएगा ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन से 69 नंबर क्वेश्चन से, शब्द अनुशासन में अधिक ध्यान रखना पड़ता है। शब्द अनुवाद में, शब्द अनुवाद में किसका अधिक ध्यान रखना पड़ता है? तो शब्दों का अधिक ध्यान रखना पड़ता है। शब्द अनुवाद में शब्द दर शब्द अनुवाद किया जाता है, इसीलिए प्रत्येक शब्द का ध्यान रखना होता है। ठीक है, लिटरेरी ट्रांसलेशन कहते हैं अंग्रेजी में इसको। स्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द का ज्यों का त्यों अनुवाद दूसरी भाषा में, लक्ष्य भाषा में किया जाता है शब्द अनुवाद में। 73 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, अनुवाद का मूल उद्देश्य है स्रोत भाषा की रचना के भाव या विचार लक्ष्य भाषा में होना आवश्यक है। यह कथन किसका है? 73 नंबर, मतलब ये कथन बताएं किसका। प्रश्न आपका चुका है 73 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न आपका चुका, अनुवाद का मूल उद्देश्य स्रोत भाषा की रचना के भाव या विचार लक्ष्य भाषा में होना आवश्यक है। इस कथन को भोलानाथ तिवारी जी ने कहा था। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन
74 नंबर प्रश्न आप देख लीजिएगा, ट्रांसलेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ट्रांसलेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रांस और लैटम इन दो शब्दों से मिलकर के बना। ट्रांस माने पार, लैटम माने होता ले जाना, इन दोनों से मिलकर के बना है आपका ट्रांसलेशन, ठीक है, यानी उस पार ले जाना, सी ऑप्शन। 70 नंबर क्वेश्चन से भाव अनुवाद में मूल पाठ के किसकी रक्षा करनी अपेक्षित होती है? बताएं। 70 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन से भाव अनुवाद में मूल पाठ के किसकी रक्षा करनी अपेक्षित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। भाव अनुवाद में भाव जो होता है उसका बनाए रहना बहुत जरूरी होता है। भाव अनुवाद में शब्दों के पीछे भागने के बजाय आप मूल लेखक के विचार क्या हैं, उसके इमोशंस क्या हैं, उस इमोशन को पकड़ें ताकि दूसरी भाषा में उस इमोशन के साथ उन चीज़ों को लिख पाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन से खाली कबारी शब्दकोश के रचयिता कौन है? खाली कबारी शब्दकोश के रचयिता हैं अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अमीर खुसरो ने हिंदी फारसी का यह प्रसिद्ध पद्यात्मक शब्दकोश तैयार किया है, जिसमें फारसी और हिंदी के शब्दों का एक प्रकार से अर्थ लिखा हुआ है। शब्दकोश में बी का अर्थ क्या होता है? शब्दकोश में बी का अर्थ होता है विशेषण। बी का मतलब होता है विशेषण, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संक्षिप्त रूपों का प्रयोग होता है जहां बी का अर्थ विशेषण होता है, एडजेक्टिव, जो संज्ञा की विशेषता को बताते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन से आपका पारिभाषिक शब्द अभिधार्थ ही ग्रहण किए जाते हैं, लक्ष्यार्थ है व्यंग्यार्थ नहीं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अनुवाद जो होते पारिभाषिक शब्द जो होते हैं या अनुवाद सभी में आप देखते हैं लक्षणा और व्यंजना शब्दशक्ति का प्रयोग कम होता है परिभाषिक शब्दों में। इसमें अभिधा शब्द का प्रयोग होता है। अभिधा माने जिस जो है जैसा है उसका वही अर्थ होगा हमेशा, उसका अर्थ बदलेगा नहीं। 76 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर रघुवीर की ये परिभाषा है, बड़ी फेमस परिभाषा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर रघुवीर परिभाषिक शब्दावली के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उनका मानना था कि तकनीकी शब्दों का केवल निश्चित अर्थ यानी अभिधा ही होना चाहिए, उसका कोई लक्षार्थ या व्यंग्यार्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन से अनुवाद शब्द मूलतः किसका यौगिक शब्द है? बताएं। 80 नंबर अनुवाद शब्द जो है संस्कृत का यौगिक शब्द है, अनु उपसर्ग और धातु वद से मेल करके बना हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका चुका है 77 नंबर क्वेश्चन से हिंदी शब्द सागर का संपादन किया गया था। हिंदी शब्द सागर का संपादन किया था नगरी प्रचारी सभा काशी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नगरी प्रचारी सभा काशी के द्वारा हिंदी शब्द सागर का संपादन किया गया था। 81 नंबर स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के मध्य एक सेतु की भूमिका कौन निभाता है? तो अनुवादक जो होता है वो लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा के रूप में एक पुल का काम करता है। 81 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अनुवादक, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार से स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों के बीच में जो है एक पुल के रूप में काम करते हैं, जैसे पुल एक नदी के इस पार से इस पार ले जाती है, इस तरीके से। कठिन शब्दों का अर्थ जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कठिन शब्दों को जानने के लिए 78 नंबर प्रश्न है। कठिन शब्दों को का अर्थ जानने के लिए हम लोग शब्दकोश का प्रयोग करते हैं, डिक्शनरी का प्रयोग करते हैं, जिसमें उसका अर्थ लिखा रहता है, सबको जानकारी उसमें बताई जाती है कि भाई इस शब्द का अर्थ क्या होता है। जिस शब्द का अर्थ हमको नहीं पता होता उसको हम शब्दकोश में डिक्शनरी में देख लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन से किसे सांस्कृतिक सेतु भी कहा जाता है? 82 नंबर सांस्कृतिक सेतु किसे कहा जाता है? अनुवाद को सांस्कृतिक सेतु कहा जाता है बेटा, अनुवाद को सांस्कृतिक सेतु कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 82 नंबर का बी ऑप्शन। अनुवाद केवल शब्दों का नहीं बल्कि दो संस्कृतियों का मिलन करवाता है, इसलिए इसे सांस्कृतिक सेतु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 83 नंबर प्रश्न है लू को कन्नौजी भाषा में क्या कहते हैं? 83 नंबर बताएं। लू को कन्नौजी भाषा में क्या कहते हैं बेटा? लू को कन्नौजी भाषा में फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो लू को कन्नौजी भाषा में क्या कहा जाएगा? सभी लोग बताएंगे, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। लू को कन्नौजी भाषा में लपट कहा जाता है, लपट। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, लपट कहा जाता है। ग्रामीण और स्थानीय कन्नौजी में गर्म हवा के थपेड़ों को लपट कहा जाता है, ठीक है, लपट इस लागती ही। आंसू अनुवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंसू अनुवाद, आंसू अनुवाद क्या होता है बेटा? आंसू अनुवाद का मतलब होता है शीघ्र अनुवाद, तुरंत अनुवाद, ठीक है। शीघ्र अनुवाद को आंसू अनुवाद कहते हैं कि भाई जैसे एक व्यक्ति बगल में बोल रहा है उसका तुरंत ज्यों का त्यों अनुवाद करके तुरंत उसको बताना होता है, उसी को आंसू अनुवाद कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आंसू का अर्थ होता है तुरंत या तेज, अतः बिना तैयारी के तुरंत किया गया अनुवाद आंसू अनुवाद कहलाता है, ठीक है। जैसे राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, ठीक है, गए हैं तमिलनाडु में और तमिल उनको नहीं आती है,
अब राहुल गांधी जी का भाषण जो होगा वो तमिल में थोड़ी बोलेंगे, वो हिंदी में बोलेंगे और तमिल में जो होगा तुरंत उसका एक बगल में खड़ा रहेगा और तमिल में फटाफट से उसको बोलता चला जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन से 84 नंबर। विषय वस्तु के आधार पर अनुवाद के प्रकार होते हैं। विषय वस्तु के आधार पर अनुवाद के ये सभी प्रकार होते हैं, यानी कि आपका साहित्य अनुवाद, कार्यालयीय अनुवाद और वाणिज्यिक अनुवाद, ये सब अनुवाद के प्रकार ही हैं। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 88 नंबर। अनुवादे चरणानाम परिभाषा दी है किसने? 88 नंबर। अनुवादे चरणानाम परिभाषा दी है अष्टाध्यायी में, पाणिनि के अष्टाध्यायी में दी गई है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 85 नंबर है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? राजभाषा आयोग का गठन हुआ था बेटा 7 जून 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग बना था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति के आदेश पर बना था 7 जून 1955। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। आपसे पूछेगा कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खेर थे, बाल गंगाधर खेल पूरा नाम है इनका। 89 नंबर क्वेश्चन से, एक भाषा में लिखी हुई या कही बात से दूसरी भाषा में कहने या लिखने की क्रिया क्या कहलाती है? बताएंगे, बढ़िया प्रश्न है। एक भाषा में लिखी हुई या कही हुई बात से दूसरी भाषा में कहने या लिखने की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को हम लोग भाषांतर, उल्था और तर्जुमा तीनों कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। भाषांतर, उल्था और तर्जुमा तीनों अनुवाद के पर्यायवाची शब्द हैं। उल्था, तर्जुमा और भाषांतर ये सब अनुवाद के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर। एक भाषा से दूसरी भाषा में भावार्थ के अंतरण को ही अनुवाद कहते हैं। यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 86 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताएंगे। एक भाषा से दूसरी भाषा में भावार्थ के अंतरण को ही अनुवाद कहते हैं। यह कथन डॉक्टर जॉनसन का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉनसन साहब ने कहा था। ठीक है, सैमुअल जॉनसन की परिभाषा है ये। 90 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। अनुवाद प्रक्रिया का अंतिम सोपान। अनुवाद प्रक्रिया का अंतिम सोपान होता है पुनरीक्षण करना, यानी अनुवाद करने के बाद अंतिम चरण होता है उसे फिर से जांचना, यानी रिव्यू करना, रिवीजन करना, ताकि गलतियां जो है उनको सुधारा जा सके। उसी को बोलते हैं बेटा पुनरीक्षण। ठीक है, पुनरीक्षक जो होता है गलतियों को ढूंढता है, भाई क्या गलती हुई अनुवाद में, फिर से उसको चेक करके उस गलती को सुधारा जाता है। तो पुनरीक्षक वही होता है। ठीक है, अगला 91 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? बताएंगे। इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? बताएंगे। संजाल कहा जाता है या बहिर्जाल या अंतरजाल या जाल? इंटरनेट को क्या कहते हैं बेटा? इंटरनेट को अंग्रेजी में इंटरनेट और हिंदी में अंतरजाल के नाम से जानते हैं। इसको अंतरजाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट की बात किया है, इंटरनेट के लिए मानक हिंदी शब्द होता है अंतरजाल। ठीक है, ये बात ध्यान है। नेट माने जाल और इंटरनेट माने अंतरजाल, बी ऑप्शन। 96 नंबर क्वेश्चन से, ऑर्डर का हिंदी रूपांतर बताएं। ऑर्डर, ऑर्डर का हिंदी मतलब क्या होता है? ऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? परिचर्चा, आदेश और क्रम, ये सब ऑर्डर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। चूंकि ऑर्डर का इसमें आप देखते हैं, ऑर्डर का अर्थ क्या होता है? एक ऑर्डर का मतलब आदेश देना, नहीं कमांड करना। एक ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डर, यानी किस ऑर्डर में है, क्रम, सीक्वेंस। ठीक है, एक ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ द डे, यानी कि परिचर्चा। ये तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से एबिलिटी के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से एबिलिटी के लिए उपयुक्त शब्द होगा आपका योग्यता। एबिलिटी को हिंदी में योग्यता कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 92 नंबर प्रश्न है, अनुवाद विज्ञान संबंधित है। अनुवाद विज्ञान किससे संबंधित बेटा? फटाफट से बताएंगे। 92 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुवाद विज्ञान जो होता है ये आपका संबंधित है विज्ञान से और कला से, दोनों से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, दोनों से रिलेटेड है ये। ठीक है, अगला 93 नंबर प्रश्न, अनुवाद शब्द में अनु शब्द है। अनुवाद शब्द में अनु शब्द जो है उपसर्ग है। अनु शब्द जो है उपसर्ग होता है। वाद शब्द जो होता है वो धातु के रूप में प्रयोग किया जाता है, वद। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन से, ड्यूटी के लिए हिंदी पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ड्यूटी के लिए 98 नंबर, ड्यूटी के लिए बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। ड्यूटी के लिए कर्तव्य शब्द होगा हिंदी में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 देख लीजिए प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया था, इसीलिए इस दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं 14 सितंबर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से एजेंट का हिंदी पर्यायवाची शब्द। एजेंट का हिंदी पर्यायवाची, एजेंट को हिंदी में अभिकर्ता कहा जाता है। क्या कहते हैं? अभिकर्ता कहा जाता है। प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली में एजेंट के लिए अभिकर्ता शब्द का प्रयोग किया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन है,
कैश का अर्थ हिंदी में, कैश का हिंदी में अर्थ क्या होगा? 95 नंबर। कैश का हिंदी अर्थ होगा नगद। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नगद जो होगा ये कैश का हिंदी अर्थ हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आप देख 100 नंबर प्रश्न है, संविधान के अनुसार हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है। अनुच्छेद 343 का 1 में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। यह स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। राष्ट्रभाषा भारत की कोई नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेशनल लैंग्वेज नहीं बल्कि ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। क्लियर? तो इस तरीके से हमने चीज़ों को समझ लिया है। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना रखेंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर आपको हमारे पीडीएफ को प्राप्त करना है, हमसे नोट्स प्राप्त करने, तो नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये फीस रखी गई है। 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। अपना ऑब्जेक्टिव लिखित दोनों टाइप का मैं दूंगा नोट्स आपको। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय का भी मॉडल पेपर के नोट्स मिलेंगे। कम से कम 5-5 प्रैक्टिस मिल जाएगी। उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा गया। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हैं, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र और मात्र 100 रुपीज़ फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। ठीक है, जैसे ही फीस जमा करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा। उसी मतलब क्यूआर कोड पर आप फीस जमा करेंगे। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी और से भी जमा करवा सकते हैं। इसमें जैसे फीस जमा करेंगे उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे। वहीं पर आपको लाइव क्लास के लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेगा। मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में सब कुछ मिल जाएगा, 4th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का। अगर आप 5th सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर एक साथ ज्वाइन करेंगे, यानी 2 सेमेस्टर का एक साल देंगे, तो मात्र 150 रुपये ये ऑफर में है। ऑफर बहुत कम समय के लिए, बात ध्यान रखें। जो बच्चे हमसे लगातार पढ़ते हैं उनके लिए 150 रुपये में दोनों सेमेस्टर की व्यवस्था मैं कर दूंगा। ये बात आप ध्यान रखें। तो तुरंत जुड़ जाएं, देर ना करें। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।